नमस्कार दोस्तों। सुमित्रा जी हॉस्पिटल के बेड पर बहुत सारी मशीनों से घिरी हुई थी। उनके बेटे सुनील और अनिल बाहर खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बेटी सुशीला पास ही के एक सोफे पर बैठी मोबाइल से बात करने में लगी हुई थी। सुमित्रा जी ने जब आंखें खोली तो उसके पैरों के पास बैठा उनका नौकर राम कैलाश जल्दी से उठकर बोला, माँ जी, आपको होश आ गया? भगवान का लाख लाख शुक्र है। फिर अपनी पत्नी ममता की ओर देखकर बोला, ममता, तुम यहीं रहकर ध्यान रखना, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। पास ही खड़ी राम कैलाश की पत्नी ममता सुमित्रा जी को देखकर परेशान हो रही थी। सुमित्रा जी को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वो ममता को देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर ममता ने उन्हें रोकते हुए कहा, माँ जी, अब परेशान मत होइए, अभी वो डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे, तब तक आप कुछ मत बोलिए। लेकिन सुमित्रा जी की नजरें अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो उनकी बेटी सुशीला पास ही के सोफे पर बैठी हुई दिखाई दी। तो सुमित्रा जी ने राहत की सांस ली। उन्होंने ममता को इशारे से सुशील को अपने पास बुलाने को कहा। तो ममता सुशील के पास जाकर बोली, दीदी जी, माँ जी आपको कुछ कहना चाह रही हैं, उनके बेड के पास चलिए। तो सुशीला ने एक नज़र ममता की ओर देखा, फिर अपनी माँ की तरफ देखा और बोली, माँ को होश आ गया, अच्छी बात है, लेकिन अभी तो मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ, बाद में आती हूँ। आप जाओ, तब तक डॉक्टर को बुला दो। सुशीला की बात सुनकर पास ही के बेड पर लेटी हुई सुमित्रा जी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई और आंखों में आए आंसुओं को भी रोक नहीं पाई। उसे लगा कि सुशीला के पास इतना भी टाइम नहीं कि वो अपनी माँ के पास आकर बैठे। ममता सुमित्रा जी की स्थिति समझ रही थी। वो उनके पास ही बैठ गई। तब तक उसका पति राम कैलाश भी डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर भी सुमित्रा जी का चेकअप करने के बाद सिस्टर को देखभाल करने को बोलकर बाहर निकल गए। सुनील और अनिल बाहर खड़े डॉक्टर को देख उनसे बातें करने लगे। राम कैलाश ने सुमित्रा जी के पास बैठकर कहा, माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, डॉक्टर साहब आपको बहुत जल्द ठीक कर देंगे। तो सुमित्रा जी ने उसे देखकर फीकी सी हंसी हंस दी, पर अंदर ही अंदर वो इस बात से भली भांति परिचित थी कि वो अब कुछ ही समय की मेहमान है। सुशीला उठकर बाहर चली गई। दवा का असर होते ही सुमित्रा जी को नींद आने लगी और वो सो गईं। तभी राम कैलाश ने अपनी पत्नी ममता को धीरे से कहा, ममता, घर जाओ और माँ जी के लिए हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर ले आओ और सूप भी लाना, मैं यहीं पर हूँ। सुमित्रा जी सोई हुई थी, इसीलिए ममता के जाने के बाद राम कैलाश भी चाय पीने के लिए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद सुनील और अनिल और उसकी बहन सुशीला सुमित्रा जी के पास आए और आपस में कुछ बातें करने लगे कि तभी डॉक्टर फिर से उस रूम में आ गए। डॉक्टर बोला, देखो, आपकी माँ की तबीयत में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। उन्हें ये दूसरी बार हार्ट अटैक आया है। हालत नाजुक है, पता है डॉक्टर, लेकिन आप ये बताइए कि और कितने दिन उन्हें यहाँ पर रखना पड़ेगा? सुनील ने डॉक्टर से पूछा। हाँ डॉक्टर, कितने दिन से हम लोग यहाँ रुके हुए हैं? इस बार छोटे बेटे अनिल ने कहा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि और कितने दिन लगेंगे, पर हम इलाज कर रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए। इतना बोलकर डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर और अपने बच्चों की आवाज़ से सावित्री जी की नींद टूट गई, पर फिर भी वो आंखें बंद किए पड़ी रहीं। सुनील और अनिल आपस में बातें करने लगे। भैया, क्या मुसीबत है ये? कब तक माँ के पीछे टाइम वेस्ट करते रहेंगे? तो सुनील ने कहा, मैं भी क्या कर सकता हूँ अनिल, डॉक्टर ने कहा ना कि अभी कोई पक्का नहीं कि कितने दिन और इलाज चलेगा। तो अनिल ने थोड़े रूखे स्वर में कहा, 3 दिन हो गए यहाँ रहते हुए। दोनों भाई अपनी परेशानी सुना रहे थे। मेरा भी तो यही हाल है। सुबह से तुम्हारी भाभी फ़ोन पर फ़ोन कर रही हैं कि जल्दी ही काम ख़त्म करो और आ जाओ, पर यहाँ काम तो छोड़ो, हमने उस बारे में माँ से अभी तक बात भी नहीं की। सुनील ने अपनी चिंता व्यक्त की। भैया, मैं कहती हूँ माँ को होश आते ही हम पूछ लेंगे कि उन्होंने वसीयत में क्या लिखवाया है। सुशीला अपने भाइयों की बात सुनकर बोली। तो सुनील ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है माँ ने हम तीनों के लिए बराबर के हिस्से किए होंगे। अपने ही बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा जी का दिल छलनी कर रहा था। सोचने लगी कि कितना सुखी परिवार हुआ करता था उसका
अपने तीनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी। पर उनके पति की असमय मौत के बाद सब बदल गया। सुनील और अनिल तीनों भाई बहन बहुत ही छोटे थे। तीनों बच्चों को अकेले संभाल पाना कितना मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी। तीनों बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। उनकी शादी की, लेकिन फिर अपने ही घर में सुमित्रा जी अकेली पड़ गईं। बच्चे अलग अलग शहरों में रहने लगे, सिर्फ त्योहारों पर ही आते। सुमित्रा जी बच्चों को देखने को तरस जाती, पर तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। राम कैलाश सुमित्रा जी के घर काम करने वाली कांताबाई का बेटा था। कांताबाई के साथ ही राम कैलाश भी सुमित्रा जी के घर उनका काम करता था। उसे भी सुमित्रा जी ने अपने बेटे की तरह ही प्यार किया, इसीलिए राम कैलाश भी सुमित्रा जी को अपनी माँ की तरह ही मानता था। राम कैलाश और ममता हमेशा से सुमित्रा जी के साथ रहकर उनका बहुत ख्याल रखते। उन दोनों ने बिल्कुल सगे बेटे बहू की तरह अपना फर्ज निभाया था। सुमित्रा जी को लगता जैसे राम कैलाश पराया नहीं बल्कि उनका अपना बेटा है। पर आज अपने ही बच्चों से ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा जी को बहुत ही घृणा महसूस हो रही थी। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनके बच्चों को अपनी माँ से नहीं, वसीयत से प्यार है। उनकी आंखों से एकाएक ही आंसू निकल आए। ममता घर से खाना लेकर आ चुकी थी। राम कैलाश ने नर्स से परमिशन ले फिर सुमित्रा जी को धीरे से उठाते हुए कहा, माँ जी उठ जाइए, थोड़ा कुछ खा लीजिए, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। राम कैलाश की आवाज़ से सुमित्रा जी अपने वर्तमान में लौट आईं। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा राम कैलाश उनके पैरों के पास बैठा हुआ था और ममता खाना लेकर खड़ी थी। उन्होंने पूरे कमरे में नजर घुमाई, पर नर्स और राम कैलाश व ममता के अलावा वहाँ कोई नहीं था। वो सोचने लगी कि शायद वो लोग जा चुके हैं। राम कैलाश सुमित्रा जी की मनोदशा समझ गया था। उसने कहा, माँ जी आप भैया और दीदी को ढूंढ रही हैं क्या? वो लोग अभी खाना खाने बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप भी तब तक थोड़ा सा खाना खा लीजिए। तो सुमित्रा जी ममता की मदद से उठी और अपना मास्क हटाकर धीरे से बोली, मुझे नहीं खाना है, तुम लोग खा लो। अरे ऐसे कैसे? आप नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे, थोड़ा सा खा लीजिए, दवाई भी लेनी है, राम कैलाश ने जिद करते हुए कहा। तो पास ही खड़ी ममता बोली, देखिए माँ जी आपको खाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम समझेंगे कि आप हमें अपना नहीं मानती। रोटी का एक निवाला तोड़ते हुए ममता ने कहा। तो सुमित्रा जी मना नहीं कर पाई और थोड़ा सा खाना खा लिया। चलिए माँ जी आप अभी आराम कीजिए, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा, हम लोग यहीं बाहर बैठे हैं। खाना खाने के बाद राम कैलाश और ममता ने कहा तो सुमित्रा जी ने हाँ में सिर हिला दिया और वापस दवाइयाँ लेकर बिस्तर पर लेट गईं। 2 दिन ऐसे ही बीत गए, मगर सुमित्रा जी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। राम कैलाश संदीप जी को आज अपने साथ लेकर आना। थोड़ी मुश्किल से सुमित्रा जी ने राम कैलाश से कहा, जी माँ जी आप आराम कीजिए। बोलकर राम कैलाश बाहर निकल गया। चलो भैया माँ से मिलकर आते हैं, कल भी बात नहीं की हमने। अनिल ने कहा, हाँ चलिए अभी अच्छा मौका है, मैंने राम कैलाश को दवाई लाने भेज दिया है, तो अब कोई परेशानी नहीं। सुशीला ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और तीनों भाई बहन सुमित्रा जी के पास आकर बैठ गए। माँ कैसी हो? सुनील ने कहा। तो सुमित्रा जी ने हाँ में सिर हिला दिया कि ठीक हूँ। माँ हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वो हम लोग जानना चाहते हैं कि आपने जो ज़मीन खरीदी थी पिछले साल और पेंशन से जो एफडी करवाई थी वो किसके नाम की है? सुनील ये पूछकर अपनी माँ की ओर देखने लगा। सुमित्रा जी अपने बच्चों का असली रूप देखकर अपना मन पक्का कर चुकी थी, इसीलिए अपने आखिरी समय में वो उनकी ये मनसा भी पूरी कर देना चाहती थी। वसीयत जानना चाहते हो ना? तुम लोग चिंता मत करो, संदीप जी को बुलाया है मैंने। थोड़ा रुककर सुमित्रा जी ने कहा, फिर थोड़ी कड़वाहट के साथ बोली, वैसे भी मेरे जाने के बाद तो पता चल ही जाएगा। माँ हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहे थे। सुनील ने बात को घुमाते हुए कहा। तो सुमित्रा जी ने आंखें बंद कर ली।
वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अच्छा, हम बाहर जाते हैं माँ, माँ को आराम करने देते हैं। सुशीला अपने भाइयों की तरफ इशारा करते हुए बोली तो तीनों भाई बहन बाहर चले आए। कुछ देर बाद माँ जी, संदीप जी आए हैं, आप बात कर लीजिए, हम बाहर ही बैठे हैं। राम कैलाश संदीप जी को सुमित्रा जी के से मिलवाने आया था। संदीप जी पेशे से वकील थे और सुमित्रा जी की जान पहचान के ही थे, इसीलिए सुमित्रा जी ने वसीयत बनवाने के लिए संदीप जी को ही बुलाया था। जी बहन जी बोलिए। वकील साहब सुमित्रा जी से बोले तो सुमित्रा जी ने कहा, वसीयत लिखवानी है। भाई साहब उधर डॉक्टर के केबिन में देखिए, आपकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं है, मुझे नहीं लगता आप वो ज़्यादा समय रह पाएंगी। डॉक्टर उन्हें सुमित्रा जी की वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहे थे, पर उन्होंने डॉक्टर की बात का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और ठीक है बोलकर तीनों भाई बहन बाहर आ गए, क्योंकि वो तो खुद ही माँ की मौत का इंतजार कर रहे थे। रात के समय सुमित्रा जी अचानक से बोलने लगी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। माँ जी, क्या हुआ आपको? सुमित्रा जी की आवाज़ सुनते ही पास में लेटा हुआ राम कैलाश उठ गया। रामू, मेरे बच्चों को बुला दो ताकि आखिरी बार देख लूं। बहुत अटक अटक कर सांस ले रही थी सुमित्रा जी। माँ जी ऐसा ना बोलिए, हम अभी डॉक्टर को बुला कर लाते हैं और भैया दीदी को भी बता देंगे। राम कैलाश फौरन रूम से भागा। पहले डॉक्टर को बुलाकर वो वेटिंग रूम में उन तीनों भाई बहनों के पास पहुंच गया। भैया उठिए ना। माँ जी, वह इतना ही बोला कि तभी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए सुनील ने झुंझलाते हुए कहा, क्या है रामू, आधी रात को भी तुझे चैन नहीं? भैया, माँ जी की हालत गंभीर है, वो आप लोगों को बुला रही हैं, चलिए ना। अनिल भैया और सुशीला दीदी को भी बुला लीजिए। कहते हुए रामू की आंखें छलक आई। क्या, माँ की हालत गंभीर है? ठीक है, मैं अनिल को फोन करता हूँ, तुम चलो। सुनील ने कहा, ठीक है, जल्दी आना भैया कहकर रामू वहां से भागते हुए सुमित्रा जी के पास आ गया। डॉक्टर साहब बताइए ना, माँ जी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वो कोई नाम ढंग से क्यों नहीं ले पा रही? रामू डॉक्टर के अगल बगल होते हुए बोला। डॉक्टर जो सुमित्रा जी को चेक कर रहे थे, उनकी नब्ज धीमे से चल रही थी। वहीं पास में खड़ी नर्स मशीन को देखकर इंजेक्शन लगा रही थी। डॉक्टर, क्या हुआ है माँ को? सुनील भी दरवाजे से आते हुए बोला। देखिए मिस्टर सुनील, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी माँ का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है। ये अपने बच्चों से मिलना चाह रही हैं, तो उन्हें जल्दी बुला लीजिए, बाकी तो हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। डॉक्टर ने सुनील के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जी डॉक्टर, मैंने बता दिया है, उन लोगों को वो अभी आते ही होंगे। माँ, आप चिंता मत कीजिए, अनिल और सुशीला अभी आते ही होंगे, रास्ते में हैं। सुनील सुमित्रा जी के पास बैठते हुए बोला। सुमित्रा जी ने सुनील का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, माँ, अनिल और सुशीला घर से आ गए थे, जो अभी सुमित्रा जी के दोनों तरफ खड़े हो गए थे। उनके साथ ही ममता भी आई थी, जो रामू के बाजू में खड़ी हो गई। रामू, सुमित्रा जी के हाथ के इशारे से राम कैलाश को अपने पास बुलाया तो रामू और ममता सुमित्रा जी के पास चले आए। सुमित्रा जी ने रामू का हाथ थाम कर कहा, बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, हमेशा खुश रहना मेरे प्यारे बच्चों। कहकर सुमित्रा जी ने अपनी आखिरी सांस ली और उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। माँ जी, चुप क्यों हो गई? उन्हें हिलाते हुए रामू रोने लगा। तभी मिस्टर सुनील, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, डॉक्टर ने कहा और मशीनों को बंद कर बाहर निकल गए। भैया, माँ को अब घर ले जाना चाहिए, आखिरी विधि भी करनी है। अनिल ने सुनील को कहा। देखो ना ममता, माँ जी हमको छोड़कर चली गई, मगर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहले हमारी अम्मा हमको अकेला छोड़ गई और अब माँ जी भी। रामू ने रोते हुए कहा तो ममता उसे संभालने लगी। अनिल, मैं डॉक्टर से बात करके विल क्लियर करके आता हूँ, फिर हम घर चलते हैं, सुनील ने कहा और बाहर निकल गया। चुप हो जाओ रामू, कब से रोए जा रहे हो? वो हमारी भी माँ थी, सुशीला झुंझलाकर रामू से बोली, फिर अपने पति को खबर देने के लिए बाहर निकल गई। रात में ही सभी रिश्तेदारों को खबर कर दी। सुबह होने तक सब घर आ गए थे। सुशीला के पति व उसकी भाभियां भी आ चुकी थी।
रामू इन सबसे दूर एक खंभे के सहारे बेजान सा खड़ा था। उसके आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रामू की पत्नी ममता मेहमानों को पानी दे रही थी। बेटा, अब शमशान चलने का समय हो गया है, इनको ले चलो। पूजा पाठ कर पंडित जी ने सुनील और अनिल से कहा। हाँ पंडित जी, सुनील ने कहा तो अनिल और सुनील सामने की तरफ और पीछे से सुशीला का पति सुमित्रा जी के शरीर को उठाने के लिए तैयार थे। चौथा कंधा कौन देगा? एक बुजुर्ग बोला। भैया जी, रामू को आगे लाकर इनको भी अपने साथ माँ जी को कंधा देने दीजिए। ममता रामू को सामने करते हुए सुनील से बोली, ठीक है, वैसे भी तुम हमारी माँ को माँ जी बोला करते थे, तो ये भी कर ही सकते हो। सुनील ने रामू के लिए सहमति जताई तो रामू भी उन्हें कंधा देने के लिए आगे आ गया। रुको सुनील। गेट पर संदीप जी खड़े अपने हाथ में कुछ पेपर्स लिए हुए थे और बोले। अंकल, सुनील ने नमस्ते करते हुए कहा। सुमित्रा बहन जी के जीवित न रहने का बड़ा दुख हुआ, पर अभी मैं तुम सबको वो बताने आया हूँ जो मुझे उन्होंने बोला था। क्या अंकल? क्या कहा था माँ ने? अनिल ने उत्सुकतावश पूछा। बेटा, तुम्हारी माँ का कहना था कि उनके अंतिम संस्कार से पहले मैं तुम लोगों को ये वसीयत पढ़कर सुना दूं। हाथ में पकड़ा पेपर बाहर निकालते हुए संदीप जी बोले। तो वसीयत का नाम सुनकर सुनील और अनिल और सुशीला तीनों भाई बहन की आंखें चमक गई। सुशीला की भाभियां भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगीं। बताइए अंकल, सुशीला बोली तो वकील ने पढ़ना शुरू किया। मैं सुमित्रा देवी अपने होशो हवास में संदीप जी से ये वसीयत लिखवा रही हूँ ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के बीच कोई मतभेद ना हो। मैं अपनी मुंबई वाली जमीन अपने बड़े बेटे सुनील के नाम करती हूँ। संदीप जी बोलकर चुप हो गए। मुंबई की जमीन सुनील की पत्नी खुशी से बोली, फिर माहौल को देखते हुए चुप हो गई। हाँ, आगे इसमें लिखा है कि बैंक में जो 5 लाख की एफडी करवाई है उसका नॉमिनी अनिल है। मेरे सारे गहने सुशीला के नाम हैं। संदीप जी इतना बोलकर फिर शांत हो गए। अनिल और सुशीला अपने हिस्से को सुनकर खुश हो गए। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? सुनील ने पूछा तो वकील ने कहा कि सुमित्रा बहन ने ये घर राम कैलाश के नाम किया है। राम कैलाश? रामू के नाम क्यों किया? सुनील, अनिल और सुशीला तीनों भाई बहन चौंक कर एक साथ बोल पड़े। मैं नहीं जानता, पर अब इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और सबूत के तौर पर इस कागज की एक एक प्रति आप चारों को दी जाती है। वकील साहब ने उन सभी पेपरों को सुनील की ओर बढ़ाते हुए कहा। देखो बेटा, अब ये वसीयत बाद में देखते रहना। अंतिम संस्कार का समय निकला जा रहा है और वो इससे ज़्यादा जरूरी है। पंडित जी ने कहा तो सुनील अनमने ढंग से बोला, जी चलिए। और सब लोग शमशान घाट की ओर चल दिए। सुमित्रा जी को अंतिम विदाई देकर सब लोग घर आने के बाद वसीयत पर चर्चा करने लगे। भैया, ये भी कोई बात हुई? माँ ने ये घर अपने बच्चों को ना देकर उस रामू के नाम कर दिया। सुशीला तुनक कर बोली, हाँ, देना ही था तो अपने दामाद या बहू के नाम कर देती, पर नहीं, सासू माँ ने तो इतना बड़ा बड़ा घर नौकर के हवाले कर दिया। सुशीला के पति विकास ने मुंह बनाते हुए कहा, जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पूछती हूँ आखिर माँ जी ने ऐसा किया क्यों? छोटी बहू ने चिढ़ते हुए कहा तो बड़ी बहू उनके पास बैठते हुए बोली, अरे अब ये सोचकर भी क्या फायदा? फिलहाल तो ये घर उस रामू से कैसे लेना है, इस पर विचार कीजिए। ये घर हम लोग वापस नहीं ले सकते। सुना तुमने? और आप सब भी ये समझ लीजिए कि ये घर कभी हमारा था ही नहीं। सुनील, जो कब से सबकी बातें सुन रहा था, आखिरकार चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? सुनील के गुस्से को भांपते हुए अनिल ने कहा, तुम सब समझ नहीं रहे हो। वकील ने क्या कहा था कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। सुनील ने कहा तो सुशीला अफसोस से बोली, तो क्या अब हम इस घर को भूल जाएं? तो कर भी क्या सकते हैं? सुनील ने कहा और बाहर चला गया। अब जब हमारा कोई फायदा ही नहीं तो यहाँ रुकने का क्या मतलब है? 13वीं के अगले ही हम सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे। उधर एक कोने में बैठे रामू ने कहा, ममता, माँ जी हमको अकेला छोड़कर चली गई। दीदी और भैया लोग तो हमें पहले ही नापसंद करते थे। अब हम क्या करेंगे?
कहाँ जाएंगे? हम तो दोबारा अनाथ हो गए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? देखिए ना, माँ जी अपने पीछे भी तो हमारी व्यवस्था करके गई हैं। उन्होंने ये घर आपको ही तो दिया है। ममता ममता ने कहा, घर 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 सब यही बोल रहे हैं, मगर हमें नहीं चाहिए ये घर। इस घर का हमें कोई लालच नहीं, जिसे चाहिए रख लो, खींच कर रामू बोला। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप ही सोचिए कि माँ जी की कितनी सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से, और वो भी तो यही चाहती थी कि इसमें सिर्फ आप रहें, ताकि आपको कभी अकेलापन महसूस ना हो। ममता ने कहा तो रामू अपने आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ ममता, तुम सही कह रही हो। माँ जी ने तो हमें अपनी इतनी बड़ी संपत्ति दे दी और हमने ध्यान ही नहीं दिया। माँ जी की बात से रामू काफी हद तक सहमत था और कुछ संतुष्ट भी था। सुमित्रा जी की 13वीं का कार्यक्रम भी हो चुका था। सारे नाते रिश्तेदार अपने घर चले गए। भैया भैया जी, आप लोग भी जा रहे हैं? यहीं रह जाइए ना, रामू ने आग्रह करते हुए कहा। नहीं रामू, अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी बहुत छुट्टियां हो गई हैं। सुनील अपना सामान उठाकर गाड़ी में रखते हुए बोला, पर भैया जी, कल ही 13वीं हुई और आप लोग आज ही निकल रहे हैं। कुछ दिन और रुक जाते। रामू ने कहा तो सुशीला मुंह बनाते हुए बोली, क्यों रुके हम लोग? माँ ने तो ये घर तुम्हें दे दिया है ना, तो तुम खुश रहो, और क्या चाहिए तुम्हें? सुशीला की बात रामू को अच्छी तो नहीं लगी, पर वो चुप रहा। दीदी जी, ये आपको रुकने को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माँ जी के जाने से वैसे ही सब सुनसान हो गया है, और अगर आप भी चले जाएंगे तो घर अचानक से खाली हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। ममता ने बात संभाली। देखो, नौकर हो, नौकर जैसे रहो। क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, हम लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। ममता की बात को बीच में काटते हुए अनिल बेरुखी से बोला, नहीं भैया जी, हमारा वो मतलब नहीं था। ममता ने सर झुकाकर कहा, माँ चली गई, उनके साथ साथ ये दीदी भैया वाले रिश्ते भी खत्म, समझी? अब जाओ भी यहाँ से, खामखा दिमाग खा रहे हो दोनों। सुशीला ने ममता और रामू को डांटते हुए कहा, और भाई बहन गुस्से से दंदनाते हुए अपने अपने घरों को निकल गए। रामू और ममता उन लोगों को जाते हुए देखते रहे। समय ऐसे ही बीतता गया। अब सुमित्रा जी की मृत्यु हुए 2 साल बीत गए, लेकिन वो तीनों भाई बहन फिर कभी भी वापस नहीं आए। घर न मिलने का मलाल उन्हें अब भी था। रामू और ममता सुमित्रा निवास में ही रहने लगे, पर आज रामू ने इतनी तरक्की कर ली थी कि सुमित्रा निवास को सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक वृद्ध आश्रम बना दिया, जहाँ समय और बच्चों के मारे बहुत से बुजुर्ग वहाँ रहने लगे। आज अपने घर को वृद्धाश्रम में बदलते हुए देखकर सुमित्रा जी की आत्मा को भी कहीं न कहीं शांति मिल रही होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।